मेरी दोनों बहू का इस घर में स्वागत है। अंदर आ जाओ, तुम दोनों बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारी हो। केसरी ऐसा सोचकर अपने मन में सोच रही होती है। अब मेरी दोनों बहू आ गई हैं, इस घर को अच्छे से संभाल लेंगी, जैसे कि मैंने संभाला है। ऊपर से अब ठंड में मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा। जैसा मैंने सोचा था उससे भी बहुत सुंदर है मेरा ससुराल। अपना ससुराल देखकर तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बस क्या बताऊं। मेरी तो सारी ठंड भी भाग गई। यहाँ तो किसी चीज की कमी ही नहीं है। सच कहूँ तो बहुत सुंदर लग रहा है ससुराल। पहले तो मैंने बहुत गरीबी देखी है, लेकिन ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं होगी क्योंकि सब बढ़िया है। दोनों बहू के चेहरे पर मुस्कान थी। तुम दोनों बहुत थक चुकी होगी और तुम्हें ठंड भी लग रही होगी। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ आती हूँ, उसके बाद तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करेंगे। केसरी ऐसा कहकर अपनी दोनों बहू को उनके कमरे में लेकर जाती है, जहाँ दोनों बहू थोड़ी देर आराम करती हैं। कुछ ही देर में केसरी उनके पास आती है और उन्हें पहली रसोई की रस्म के लिए बुलाती है। तुम दोनों ने आराम तो कर ही लिया होगा, चलो पहली रसोई की रस्म भी कर लेते हैं। केसरी ऐसा कहने के बाद दोनों बहू को ठंड में रसोई में छोड़कर बाहर चली जाती है। थोड़ी ही देर में फिर से वो दोबारा आती है। मुझे माफ कर देना, मैं तो तुम्हें सामान निकाल कर देना ही भूल गई, अभी देती हूँ। केसरी रसोई में आकर एक कटोरी लेती है और उसमें 6 चम्मच चीनी डालती है, 2 गिलास दूध निकाल कर रख देती है और साथ में 2 कटोरी चावल निकाल के डोंगे में रख देती है। ये रहा सारा सामान। अब तुम अच्छी सी स्वादिष्ट खीर बनाकर सभी के लिए मीठे में लेकर आ जाना। केसरी इतना कहकर रसोई से बाहर चली जाती है और दोनों बहू एक दूसरे की तरफ देख रही होती है। लगता है माँ जी हमें कुछ ज्यादा ही भली समझ रही हैं। मुझे तो लगता है कि उन्हें ये लग रहा होगा कि हमें खाना बनाना ही नहीं आता। चलो, कोई बात नहीं, हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। ज्यादा बनाएंगे ताकि रात को खाने को मिल जाए। खाने के बाद कुछ मीठा अच्छा लगता है। इस तरह आराध्या और राधिका दूध चीनी चावल निकाल कर ज्यादा सी खीर बना लेती है, जिसके बाद वो खीर परोसकर घर में सभी को देती है। बहुत अच्छी खीर बनाई है। वैसे ठंड में खीर अच्छी लगती है, लेकिन चलो खाना तो अच्छा बनाना आता है तुम्हें। कितनी अच्छी बात है, मेरी बहू तो बिल्कुल मेरे जैसी आई है, थोड़े सामान में ही अच्छा खाना बनाना। केसरी ये सोचकर बहुत खुश हो रही होती है। वो कुछ देर बाद अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अब दोपहर का खाना बनाने की बारी आती है, तो दोनों बहू ठंड में रसोई में आती है। कुछ ही देर में केसरी भी रसोई में आती है। अरे, इस वक्त तुम रसोई में क्या कर रही हो? माँ जी, हमने सोचा कि समय पर ही दोपहर का खाना बना देते हैं। अरे, दोपहर के खाने की क्या जरूरत है, सीधा शाम को खाना बनाना चाहिए ना। वैसे भी ठंड में इतनी भूख कहाँ लगती है, और इस पतीले में क्या रखा है? केसरी तब पतीले को देखती है तो उसके अंदर खीर होती है। हे भगवान, इतनी सारी खीर! तुम दोनों ने इतनी सारी खीर कैसे बना दी, जबकि मैंने तुम्हें सिर्फ 2 कटोरी चावल दिए थे, 2 गिलास दूध दिया था। अरे माँ जी, हमने ज्यादा इसलिए बना ली थी ताकि हम रात तक आराम से खीर खाते रहें। हे भगवान, तुम्हारा पेट है कि कुआं? आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना मैं सामान दूंगी उतना ही बनेगा। ठंड में इतना खाना कोई नहीं खाता। लेकिन माँ जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। इस घर को चलाना है या घर की बर्बादी करनी है? आज से ही अपने कान में आठा लगा लो, फिर ये गलती नहीं होनी चाहिए। राम राम राम, इतनी सारी खीर देखकर कहीं आज मुझे हार्ट अटैक ही ना आ जाए। ऐसा बोलते बोलते केसरी अपने कमरे में चली जाती है और दोनों बहू ठंड में कांपते हुए एक दूसरे को देखती रह जाती हैं। फिर आती है रात को खाना बनाने की बारी। तो रात को जब खाना बनाने दोनों बहू ठंड से कांपते हुए रसोई में जाती हैं, उनसे पहले वहां केसरी मौजूद होती है। उसने पहले ही सब कुछ गिनती करके निकाला होता है। देखो बहू, ये एक बैंगन है, 4 आलू हैं, साथ में मैंने आटा निकाल कर रख दिया है। इस आटे में से केवल 10 रोटी बननी चाहिए। 2 मेरी, 4 तुम दोनों की और 4 दोनों मेरे बेटों की। ऐसा कहकर केसरी रसोई में चली जाती है। इस तरह दोनों ही बहू कंजूस सास से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। रोटी बनाते बनाते आखिरी में 10 रोटी के बाद एक लोई रह जाती है। दोनों बहू वो भी बना देती हैं। तो इस बात पर भी केसरी उन्हें खूब सारी बातें सुना रही होती है। बहुत ठंड लग रही है। एक तो घर के सारे काम करो, ऊपर से खाना भी बनाओ, तो गिनती का मेरा तो पेट भी नहीं भरता। पता नहीं कंजूस सास हमें कुछ खाने क्यों नहीं देती। सही बोल रही हो, ऊपर से रसोई में काम करते हुए ठंड लगती है। हमारी सास हमें एक हीटर भी नहीं ला कर दे सकती। वैसे मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। 2 रोटी में मेरा क्या होगा? एक आखिरी में 10 रोटी के बाद एक लोई रह जाती है। दोनों बहू वो भी बना देती हैं। तो इस बात पर भी केसरी उन्हें खूब सारी बातें सुना रही होती है। बहुत ठंड लग रही है। एक तो घर के सारे काम करो, ऊपर से खाना भी बनाओ, तो गिनती का मेरा तो पेट भी नहीं भरता। पता नहीं कंजूस सास हमें कुछ खाने क्यों नहीं देती।
एक छोटे से गांव का नाम श्यामपुर था, जहां एक साधारण परिवार का व्यक्ति मोहन रहता था। मोहन बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। खेती में लगातार नुकसान, पारिवारिक समस्याएं और आर्थिक तंगी ने उसे पूरी तरह से निराश कर दिया था। उसने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी उसे कभी सफलता नहीं मिल रही थी। वह सोचता, क्या जीवन में कभी कोई खुशियां आएंगी? क्यों मेरे जीवन में इतनी समस्याएं हैं? इसी तरह के विचारों में डूबे हुए एक दिन मोहन को पता चला कि गांव के पास एक सद्गुरु का आगमन हुआ है, जो सत्संग कर रहे हैं और अपनी दिव्य शिक्षाओं से लोगों का जीवन बदल रहे हैं। गांव में चर्चा थी कि सद्गुरु के सत्संग में जाने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन के कठिन सवालों के उत्तर मिल जाते हैं। मोहन ने पहले कभी सत्संग में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इस बार उसने सोचा, शायद सद्गुरु के पास मेरे जीवन की समस्याओं का हल हो। वह अपने काम छोड़कर अगले ही दिन सत्संग में शामिल होने का निश्चय कर लेता है। सत्संग में पहुंचकर मोहन ने देखा कि वहां सैकड़ों लोग एकत्रित थे। सबकी आंखों में एक चमक थी, एक उम्मीद की किरण। वहां बैठे सभी लोग सद्गुरु के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में सद्गुरु मंच पर आए। उनकी आंखों में एक गहरी शांति और चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान थी। उनके आते ही पूरे वातावरण में जैसे एक सकारात्मक ऊर्जा फैल गई। लोग पूरी श्रद्धा से उनका स्वागत कर रहे थे। सद्गुरु ने अपने वचनों की शुरुआत इस बात से की कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख और सुख दोनों का अपना महत्व है। दुख हमें सिखाते हैं कि हम अपने भीतर झांकें, अपनी कमजोरियों को समझें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। हमारे जीवन की हर घटना हमें कुछ सिखाने आती है। मोहन ने बड़े ध्यान से सद्गुरु के वचनों को सुना। सद्गुरु ने कहा, हम अपने जीवन की समस्याओं को अक्सर बाहर के कारणों पर थोपते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि समस्याओं का हल हमारे भीतर है। जब हम खुद को बदलने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। अगर हम खुद को, अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को बदल लें, तो परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल होने लगती हैं। सद्गुरु के वचनों ने मोहन के हृदय में गहरी छाप छोड़ी। उसे महसूस हुआ कि अब तक उसने अपने दुखों का कारण दूसरों को समझा था, लेकिन आज उसे पता चला कि शायद वह खुद ही अपनी समस्याओं का कारण है। उसने सोचा, अगर मैं अपने जीवन को सकारात्मक रूप से देखना शुरू कर दूं और अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाऊं, तो शायद मेरे जीवन में भी खुशियां लौट आएं। सत्संग के बाद मोहन ने सोचा कि वह सद्गुरु से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपने जीवन के सवालों के उत्तर पूछे। वह सद्गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं एक साधारण किसान हूँ और मेरे जीवन में लगातार समस्याएं चल रही हैं। मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधार सकता हूँ। सद्गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन में सफलता और सुख पाने के लिए सबसे पहले अपने मन में शांति और संतोष लाओ। जब तक हमारा मन अशांत रहेगा, हम बाहरी दुनिया में सुख की खोज करते रहेंगे, लेकिन हमें वह सुख नहीं मिलेगा। मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका है ध्यान और आत्मचिंतन। सद्गुरु ने मोहन को ध्यान करने की विधि सिखाई और कहा, रोज कुछ समय के लिए अकेले बैठकर अपने भीतर झांकने का अभ्यास करो। अपने विचारों को शांत करो और अपने भीतर की आवाज को सुनो। धीरे धीरे तुम्हें अपने जीवन के हर सवाल का उत्तर मिल जाएगा। मोहन ने सद्गुरु के बताए गए निर्देशों को पूरी निष्ठा से अपनाया। वह रोज सुबह उठकर ध्यान करने लगा और सद्गुरु के वचनों को जीवन में उतारने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी सोच को सकारात्मक बना लिया और हर परिस्थिति में शांति बनाए रखने का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसने
उफ उफ, कितनी जोरों की सुसु आई है। अगर जरा भी देर हुई तो यहीं निकल जाएगी। घर पहुंचने में तो भी टाइम लगेगा। ऐसा करती हूँ, यहीं पार्क में बने इस पेड़ के पीछे ही बैठ जाती हूँ। गर्मी दोपहरी का टाइम है, सभी अपने अपने घरों में अभी सो रहे होंगे। शर्मिली जल्दी से पेड़ के पीछे जाकर सुसु करने बैठ जाती है और कहती है, आहा, सचमुच हल्का होने में जो सुख है वो दुनिया के सभी सुखों से परे है। इतना कहते ही शर्मिली की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उसका बिस्तर गीला हो चुका है। असल में वो एक सपना देख रही थी। वो उठती है तो देखती है कि बिस्तर पर ही उसकी सुसु निकल गई है। हे राम, इसीलिए बिस्तर पर सुसु करने में इतना मजा आ रहा था। लेकिन अब क्या करूं? अगर कहीं वो उठ गए तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ऐसा करती हूँ, चुपचाप सो जाती हूँ। गर्मी बहुत है, सुबह होने तक सूख जाएगा। ये सोचकर शर्मिली वहीं पर सो गई। सुबह रौनक की जब आंख खुलती है तब तक बिस्तर सूख गया था, लेकिन सुसु की बदबू अभी भी आ रही थी। ये सुसु जैसी गंदी बदबू हमारे रूम से कैसे आ रही है? नहीं मालूम जी, हो सकता है कि ये इस गबरू का काम हो। गबरू रौनक का पालतू कुत्ता है। रौनक उसे बहुत प्यार करता था, तो वही शर्मिली को वो फूटी आंख नहीं पाता था। वो अपना हर गुनाह गबरू के मत्थे मर देती थी और आज भी उसने बिल्कुल वैसा ही किया। रौनक ने गबरू को गुस्से में बहुत डांटा। गबरू, आजकल बड़ा ही शैतान हो गया तू। पहले तो कभी तू ऐसा नहीं करता था। अरे जब तुझे घुमाने के लिए बाहर ले जाता हूँ तो अपना ये सब काम वहीं निपटा लिया करना। रौनक गबरू को डांट कर नहाने चला जाता है, लेकिन उस बेचारे को ये समझ नहीं आता कि आखिर उसे ये किस बात की सजा मिल रही थी। उधर शर्मिली खुद से कहती है, बचपन से ही मुझे ये बीमारी है, नींद में ही सुसु पोटी कर देती हूँ। ना जाने कब मेरी ये गंदी आदत सुधरेगी। शर्मिली बचपन से ही ऐसा करती आई है। वो जब 6 साल की थी तब से ही वो नींद में ही सुसु पोटी करती आई है। ओहो, कितनी जोर की सुसु आ रही है। आधी रात हो रही है। कौन बाहर जाए, और नींद भी बहुत जोरों की आ रही है। अब कौन इस प्यारी सी नींद को छोड़कर सुसु करने उठे। एक काम करती हूँ, इस गरीब बहू का जादुई घास का एसी। एक छोटे से गांव में सरिता अपनी बहू और अपने गरीब परिवार के साथ रह रही थी। बेटा, आज हमें ये रात को सारा काम खत्म करना होगा। कल ये सारा ऑर्डर का सामान जाएगा। माँ, मैं तो कोशिश कर ही रहा था, लेकिन घास ही खत्म हो गई। अब आप ही बताओ ना, मैं क्या करूँ? हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें जंगल से और घास काट कर लानी होगी। इस समय जंगल में जाने का फायदा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जंगली जानवर रात के समय ही बाहर निकलते हैं। अजय बिल्कुल सही कह रहा है बहू। अरे माँ जी, हम 2 लोग अगर जाएंगे तो कोई जानवर पास नहीं आएगा, और फिर इतनी जल्दी कोई जानवर हमला नहीं करता। हमें ये ऑर्डर कल देना है। आप ये भी तो सोचिए। लेकिन बहू। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। बस आप बच्चों के पास ही रहना और उनका ख्याल रखना। अगर ये ऑर्डर नहीं गया तो बच्चों के लिए हम गर्मी से बचने के लिए कूलर भी नहीं खरीद पाएंगे। सरिता की बहू भाविका और उसका बेटा, वो तीनों घास से पंखे कूलर बनाने का काम किया करते थे, इसलिए उन्हें घास की जरूरत पड़ती थी। वह आधी रात के समय जंगल में जाते हैं। भाविका, जरा से भी हलचल हुई तो मुझे बता देना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, मैं आपको बता दूंगी। अजय और भाविका दोनों ही जंगल में घास काट रहे होते हैं, तब उन्हें झाड़ियों से आवाज आने लगती है। क्या तुमने भी वहां से कोई आवाज सुनी है? हाँ जी, मैंने भी सुनी है। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस समय आना ठीक नहीं है। चलो देखते हैं उधर क्या है। भाविका और अजय झाड़ियों के पास जैसे ही जाते हैं, उन झाड़ियों के पीछे से एक आदमखोर भेड़िया निकलता है। भाविका, भागो यहाँ से, यहाँ पर तो बहुत खतरनाक भेड़िया है। अजय और भाविका दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। अजय, अब हम लोग क्या करें? कहीं भेड़िए ने हमें खा लिया तो? रुकना मत, बस भागती जाओ। भागते भागते वो दोनों जंगल से किसी तरह बाहर निकल आते हैं और भेड़िया उनका पीछा छोड़ देता है। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। रास्ते में चलते हुए आधी रात के समय उन्हें गांव के एक कूड़े के ढेर के पास एसी पड़ा हुआ नजर आता है। अरे देखो जी, यहाँ पर एसी पड़ा है। अरे पता नहीं किसका होगा, चलो यहाँ से चलते हैं। मुझे लगता है किसी ने ऐसे ही डाल दिया होगा। मैं तो कहती हूँ इसे लेकर चलते हैं। भाविका अजय को एसी ले जाने के लिए मना लेती है, जिसके बाद वो दोनों उस एसी को घर ले आते हैं। तुम दोनों तो घास लेने गए थे, ये क्या लेकर आ गए हो? ये हमें रास्ते में पड़ा मिला। जब हम कूलर पंखे बना लेते हैं तो एसी भी बना सकते हैं। इस खराब एसी को छोड़ो और ये बताओ, क्या तुम घास लेकर आई हो? सरिता के ये बोलने के बाद जंगल की दुर्घटना के बारे में दोनों बताते हैं, जिसे सुनकर सरिता हैरान रह जाती है। अच्छा,
इसका मतलब बहुत बड़ी मुसीबत से बचकर आए हो तुम दोनों, और साथ में ये कचरा उठाकर ले आए। वह तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कल का ऑर्डर पूरा करने के बाद उन्हें कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन घास न होने की वजह से उनका ऑर्डर पूरा नहीं हो पाता और वह ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। अगले दिन उनके टूटे फूटे घर के अंदर धूप की किरणें आने लगती हैं, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। हे भगवान, कितनी गर्मी लग रही है, घर में पंखा भी नहीं चल रहा है। मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। पिताजी पिताजी, हमें बहुत गर्मी लग रही है, हमारे घर में एक पंखा भी ठीक से नहीं चलता। बेटा थोड़ा सा सब्र रखो, कुछ दिनों में मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे तो मैं घर के अंदर एक अच्छा सा पंखा लगवा दूंगा। हमारा वो ऑर्डर तो कैंसिल हो गया, लेकिन सुबह में घास ले आई थी मैं। चलिए गांव वालों के कूलर और पंखे में घास लगा देते हैं, उससे कुछ तो पैसे आएंगे। हाँ, तुमने सही कहा। भाविका और अजय दोनों मिलकर पुराने कूलरों के अंदर घास लगा रहे होते हैं और यहाँ घर में राजू दिशा गर्मी से परेशान हो रहे होते हैं। काश कि हमारे घर में भी कोई एसी होता। तभी दिशा की नजर उसके पिता के लाए हुए एसी के ऊपर पड़ती है। अरे राजू, जरा इसे देखो, लगता है पिताजी हमारे लिए एसी लेकर आए हैं, पर उन्होंने ये एसी अभी तक क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये एसी खराब है, बस इसीलिए। कल रात तुम्हारे माता पिता को यह कूड़े करकट में मिला था। ये सुनने के बाद राजू इस बात से तो खुश होता है कि उसके पिताजी पुराना ही सही, कम से कम एक एसी तो घर पर लेकर आए। कुछ देर बाद वह अपने दोस्तों के पास खेलने चला जाता है। ढोलू ढोलू, कहाँ हो तुम? चलो खेलते हैं। आज मैं नहीं आ सकता, बहुत गर्मी है और इतनी गर्मी में मेरा मन नहीं कर रहा है आने का, क्योंकि मेरे घर के अंदर एसी लगा हुआ है। मैं उसकी ठंडी हवा में ही बैठना चाहता हूँ। क्या कहा? तुम्हारे घर के अंदर भी एसी है? हाँ, और हमारा एसी बहुत अच्छा चलता है, बहुत ठंडा कर देता है घर को। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। क्लासरूम के अंदर सभी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। तभी स्कूल का सायरन बजता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके मिनी लंच ब्रेक का टाइम है। क्योंकि आज मंथ का लास्ट डे है तो स्कूल में हाफ डे होगा। छुट्टी होने में आधा घंटा बाकी है, लंच कर लीजिए फटाफट से। सभी बच्चे अपना अपना लंच बॉक्स निकालते हैं। तभी चारू पाखी से, देखो आज मैंने मम्मी से स्पेशली बोलकर स्पाइसी चटपटी मैगी बनवाई है। चलो अच्छा किया जो आज तुमने कुछ डिफरेंट लिया, वरना डेली की डेली तुम्हारी मम्मी वही ब्रेड बटर और पोहा दे देती है जो खाकर तुम तो भाग चुकी हो। वैसे तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें क्या दिया? मेरे लंच में जो भी होगा तीखा चटपटा ही होगा, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मेरे पापा का चाइनीज फूड का रेस्टोरेंट चलता है। वरना हमारे क्लास के तो कुछ गरीब बच्चे ऐसे हैं जिनके पापा रिक्शा चलाते हैं। अमीरी के घमंड में बाकी ये बात साइड के बेंच पर बैठे दोनों गरीब भाई बहन पारुल और सौरभ को सुनाते हैं और अपना लंच बॉक्स खोलते ही जिसमें मोमोज निकलते हैं उसकी खुशबू पूरे ग्लास में फैला देते हैं। आज तो मेरे लंच में मेरे फेवरेट चटपटे स्पाइसी मोमोज पैक किए हैं मम्मी ने। मोमोज देख के मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है, चलो खाते हैं। अरे वाह पाखी, आज तुम फिर से मोमोज लाई हो, मैं भी एक बाइट खा लूं प्लीज? हाँ, तुम खा सकती हो, और वैसे भी मैं एक्स्ट्रा मोमोज लेकर आई हूँ। पाखी को लंच में मोमोज लाया देख क्लास के ज्यादातर बच्चे उसकी बेंच पर आकर के जमा हो जाते हैं। वहीं पारुल सौरभ ललचाते हुए बस देख रहे थे। सौरभ, आजा भाई, हम भी अपना लंच खाते हैं। पारुल दीदी, मुझको तो चटपटे तीखे मोमोज खाने हैं, मुझको लालच आ रहा है। पारुल दीदी प्लीज चलो ना, हम भी पाखी के पास चलते हैं, मुंह में पानी आ रहा है। सौरभ, तुझे पता है ना पाखी कितनी घमंडी है, वो हमें एक भी मोमो नहीं खिलाएगी। वैसे भी मम्मी ने हमको लंच दिया है ना। ठीक है दीदी। पारुल दीदी जैसे टिफिन खोलती है तो अचार परांठा होता है। फिर से वही सूखा पराठा और अचार, मुझको नहीं खाना ये। सौरभ, वो खाना अपनी बहन को खाने दो, मैं मोमोज लाई हूँ, तुम्हें मोमोज ट्राई करने हैं? सच में तुम मुझको मोमोज खिलाओगी? बिल्कुल। लालच करते हुए सौरभ जैसे आता है, पाखी टिफिन से एक मोमोज जमीन पर डाल देती है और उसे चढ़ाती है। शू शू टॉमी शू। पाखी, तुमने मोमोज जमीन पर क्यों गिरा दिया? टिफिन में होता तो खिला देती। क्योंकि तुम दोनों की दो कौड़ी की औकात नहीं है। हाँ, मेरे टिफिन में लंच खाने आए हैं, लालची कहीं का। चल भाग यहाँ से। पाखी, तुमने अच्छा प्रैंक किया, इस गरीब की तो जीभ लपलपा के रह गई होगी। क्लास के सभी बच्चे सौरभ की हंसी उड़ाते हैं। तभी छुट्टी हो जाती है।
और सौरभ रोते हुए घर आता है, जहाँ सब किराए के छोटे से कमरे के अंदर बैठे थे। तभी माधवी भाभी, सौरभ, पारुल स्कूल से आ गए हैं। क्या बात है, मेरा बेटा रो क्यों रहा है? आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे मगर मेरे प्यारे पोते को हुआ क्या है? दादी के पास आ, क्यों नहीं जाएगा स्कूल मेरा बेटा? अगर तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो आगे चलकर पिताजी की मदद कैसे करेगा? किसी से लड़ाई तो नहीं करके आया? दादी नहीं, पर आज क्लास के सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। सभी बच्चे अच्छा अच्छा लंच लेकर आते हैं, मोमोज, पास्ता, फ्राइड राइस, मैगी, पर मम्मी हमें डेली बस सूखी रोटी या सूखा पराठा दे देती है। मुझे नहीं पसंद, मुझे भी मोमोज खाने हैं। सौरभ के मोमोज खाने का रट देख करके रेवती उसे फुसलाते हुए कहती है, मेरे लाडले पोते, ये मैगी मोमोज बिल्कुल अच्छी चीज नहीं होते। अरे घर का खाना शरीर के लिए सबसे अच्छा है। दादी मुझको बस एक बार चटपटे मोमोज खिला दो ना, मुझे खाना है। मुझको बस 10 रुपए दे दो ना। सौरभ, दादी के पास पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, दादी कमाने थोड़ी जाती है। रोटी भुजिया बनाकर रखी है, चुपचाप से खा लो। मुझको नहीं खानी सड़ी हुई रोटी भुजिया, ठीक है? नहीं खाना तो भूखे रहो। मैं जा रहा हूँ बाहर, मुझको बुलाना मत। वह वापस घर की तरफ नहीं लौटता, बल्कि आगे पीछे गांव के कुछ लोगों से काम का पता करता रहा, लेकिन किसी के पास भी कोई काम नहीं मिला। अपने गांव में तो मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा और बाहर किसी दूर के गांव में मैं काम नहीं कर सकता। मेरी बीमार बेटी घर पर है, मुझे जल्दी घर भी आना होता है। मैं क्या करूं? अभी रात होने में भी समय है। मैं और किसी से काम का पता करता हूं, शायद कहीं कोई मजदूरी ही मिल जाए ताकि मैं अपनी बेटी के लिए दवाइयां और खाने पीने की चीजें ले सकूं। एकदम किस्मत मुझे किस मोड़ पर ले आई है, न जाने भगवान की क्या मर्जी है। रघु काम की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। वह रात को मायूस होकर घर की तरफ लौटा। घर पहुंचते ही उसकी बेटी ने पूछा, पिताजी क्या हुआ, आपको कोई काम मिला या नहीं? नहीं बेटी, सुबह से शाम तक काम की तलाश करता रहा, लेकिन किसी ने भी काम नहीं दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल फिर से काम का पता करूंगा। तुम बताओ, तुमने दवा खाई है या नहीं और तबीयत अब कैसी है? नहीं पिताजी, दवा तो सुबह ही खत्म हो गई थी, मुझे आपको बताने का याद नहीं रहा। ये क्या बोल रही हो बेटी? तुम्हें पता भी है तुम्हारी तबीयत कितनी खराब है। दवा के बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है। फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं जैसे ही पैसे करूं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूं। आज तुमने ये गलती कर दी है, दोबारा ऐसा मत करना। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूं। पिताजी रात हो चुकी है, मुझे अकेले घर डर लगेगा, अब आप रहने दीजिए। वैसे भी आपके पास तो पैसे भी नहीं है, फिर मेरी दवा कैसे लाएंगे? बेटी, तुम्हारी दवा के लिए मैं किसी से पैसे उधार ले लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी दवा जरूर लेकर आऊंगा। तुम थोड़ा इंतजार करो। नहीं पिताजी, आप रहने दीजिए, सुबह ले आएंगे। मेरी तबीयत अब कुछ बेहतर है। ए भगवान, अब ये गाजरें जल्दी से जल्दी उग जाए ताकि मैं इन्हें बेचकर अपने घर का खर्च चला सकूं। रघु खेत पर काम करके जब घर गया तो उसने देखा कि उसकी बेटी जमीन पर गिरी हुई थी। रघु ने जल्दी से बेटी को उठाया, चारपाई पर लिटाया और उसके मुंह पर पानी डाला। बेटी उठो, क्या हुआ तुमको? देखो मैं आ गया हूँ, जल्दी आंखें खोलो। कुछ देर तक बेटी ने आंखें खोली। रघु को भी समझ आ चुकी थी कि एक दिन दवा न लेने की वजह से उसकी बेटी की यह हालत हुई है। मुझे जैसे भी करके अपनी बेटी के लिए दवा लानी होगी। मेरे पास जीने का एक ही सहारा है। अगर इसे भी कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मैं आज ही दवा लेकर आऊंगा। बेटी, तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूं। और हां, बिल्कुल भी उठना नहीं, मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। रघु सीधे अपने एक दोस्त के पास गया जो दूसरे गांव के जमींदार का नौकर था। दूसरे गांव का जमींदार लोगों को सूद पर पैसे देता था। रघु सीधे उसके पास गया और जाकर बोला, अर्जुन भाई, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। मेरी बेटी के लिए दवा लेनी है। मुझे अपने मालिक से कुछ रकम सूद पर उधार दिला दो। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। रघु,
मैं तुम्हें पैसे तो दिला दूंगा, लेकिन मेरा मालिक बहुत खतरनाक आदमी है और वह सूद भी बहुत ज्यादा लेता है। अगर तुम समय पर पैसे नहीं दे सके तो वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारा खेत रख लेगा। अच्छी तरह सोच समझ लो। अगर तुम वादा करो कि समय पर पैसे लौटा दोगे तो मैं तुम्हें कम सूद पर रकम दिला दूंगा, लेकिन फिर समय पर पैसे चुकाने होंगे। अर्जुन भाई, मैं समय पर रकम अदा कर दूंगा। मुझे बस 3 महीने का समय चाहिए। मैंने अपने खेत में गाजरें लगा दी है। जैसे ही वे उगेंगी मैं सारी गाजरें बेचकर पैसे लौटा दूंगा। रामपुर नाम के एक गांव में एक गरीब गाजर बेचने वाला रघु रहता था। वह अपनी बेटी पूनम के साथ रहता था, जो बहुत ज्यादा बीमार रहा करती थी। रघु के पास एक छोटा सा खेत था जहां वह गाजर उगाया करता था। रघु रोज अपनी टोकरी में गाजर रखकर पूरे गांव में घूम घूम कर बेचता था। गाजर ले लो, गाजर, ताजा ताजा गाजर। हे भगवान, आज एक भी गाजर नहीं बिकी। पूनम के लिए दवाइयां भी लेनी है। अगर उसे दवा नहीं मिली तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। रघु, क्या हुआ बेटा? इतने उदास क्यों हो? आज भी कोई गाजर नहीं बिकी क्या? मैं तो कहता हूं ये धंधा छोड़कर सेठ भूषण के पास काम पर लग जाओ। वह तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी दे देगा, या फिर तुम अपने खेत में कोई और सब्जी उगा लो। नहीं काका, मेरा इससे गुजारा हो जाता है। सेठ भूषण के पास अगर कभी जरूरत हुई तो मैं जरूर काम करूंगा। रही कोई और सब्जी उगाने की बात तो काका, मेरा छोटा सा खेत है, उसमें एक ही सब्जी लग सकती है और मुझे गाजर उगाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं गाजर उगा लेता हूँ। हाँ बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, पर क्या करें, तुम्हारी किस्मत खराब है। तुम्हारी बीवी की मृत्यु न होती तो आज तुम्हारा परिवार भी अच्छे से जीता। हाँ काका, वो तो है, पर क्या करूं? पूनम की तबीयत और बिगड़ती जा रही है और न ही मेरी गाजरें बिक रही है कि उसके लिए दवाइयां ला सकूं। तो सोच में पड़ गया हूं कि क्या करूं। अगर दवाइयां लेकर नहीं गया तो उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो जाएगी। ठीक है बेटा, अभी तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ, तुम जाओ, तुम्हारी गाजरें बिक जाएंगी। गाजर ले लो, गाजर, ताजी ताजी गाजर। रघु आवाज लगाता हुआ जा रहा था कि सामने एक औरत खड़ी थी। उसने रघु से कहा, रघु भाई, इतना समय लगा दिया, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मेरा बेटा रो रहा है, मामा गाजर का हलवा बनाकर दो। मुझे 100 की गाजरें दे दो ताकि मैं अपने बेटे को गाजर का हलवा बनाकर दे सकूं। लो बहन, अभी दे देता हूँ। रघु ने उसे गाजरें दे दी और आगे बढ़ा। ऐसे ही रघु घर घर जाकर गाजरें बेचता और अपने घर का गुजारा करता। गाजरें तो काफी बिक गई है और पैसे भी आ गए हैं। अब मैं जाकर पूनम के लिए दवा भी ले आऊं। कल भी उसने दवा नहीं खाई थी। रघु दवा लेकर घर चला गया। घर आकर उसने अपनी बेटी की ओर देखा, जो उदास सी बैठी थी। बेटी, देखो, मैं दवा लेकर आया हूँ, दवा खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। पिताजी, आप जानते हैं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। परेशान मत हो बेटी, बस दवा खाओ और आराम करो, दवा तुरंत असर करेगी। बेटी ने रघु की बात मानी और दवा खा ली। कुछ देर वे दोनों चुपचाप बैठे। फिर रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, कल से तुम्हें हर दिन यह दवा मिलेगी, बस तुम स्वस्थ रहो, बस यही मेरी खुशी है। पिताजी, आपको मेरी कितनी चिंता है मैं जानती हूँ। ऐसी ही बातें करते करते दोनों पिता और बेटी सो गए। रघु सुबह अपने खेत पर टोकरी साथ लेकर जाता और टोकरी भरकर गाजर तोड़ता, फिर उन्हें गांव में बेच देता। एक गांव में हरिया नाम का एक मेहनती किसान रहता था। गर्मियों की तपती दोपहरी में जब सब लोग पेड़ों की छांव में आराम कर रहे थे, हरिया अपने खेत में मेहनत करता रहता। उसकी जमीन बंजर हो चुकी थी, पर उसने ठान लिया था कि वो इसे हरा भरा बनाकर ही दम लेगा। हर दिन वो खेत में पानी डालता, जैविक खाद डालता और बीज बोता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, इतनी गर्मी में कौन खेती करता है? पर हरिया नहीं रुका। 3 महीने बाद जब पहली बारिश हुई
तो उसके खेत में सबसे पहले हरियाली छा गई। लोग हैरान रह गए। जहां सबके खेत सूखे थे, वहां हरिया के खेत में फसल लहलहा रही थी। हरिया मुस्कुराया और बोला, गर्मी में जो पसीना बहाता है, वही बारिश में खुशहाली पाता है। सीख: मेहनत और धैर्य कभी खाली नहीं जाते। गर्मी की दोपहर थी। धूप इतनी तेज कि छांव भी डर जाए। एक गरीब किसान लालटू खेत में नंगे पांव हल चला रहा था। पास से एक अमीर आदमी गुजरा। चमचमाती गाड़ी, एसी, कोल्ड ड्रिंक। उसने हंसते हुए कहा, इतनी गर्मी में पागल हो क्या? क्या मिलेगा इस मिट्टी से? किसान मुस्कुराया और बोला, भूख मिटेगी साहब, और जमीन भी मुस्कुराएगी। कुछ महीने बाद गांव में अकाल पड़ा, पर लालटू का खेत हरा था। लोग उसी के पास अनाज लेने आए। अमीर आदमी भी आया। किसान ने बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए बोरा भर के अनाज दे दिया। आदमी की आंखों में आंसू थे। अब समझ आया, पसीने की मिठास क्या होती है। सीख: गर्मी हो या मुसीबत, जो मेहनत से ना डरे वही असली अमीर होता है। संबलपुर नामक गांव में माधव नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ में रहा करता था। वो चाट और गुपचुप का ठेला लगाया करता और उसी से उसके घर का गुजारा चला करता। उसकी तीनों बेटियों के नाम थे सीमा, निधि और सविता। सविता सबसे छोटी थी और माँ बाप की सबसे लाडली थी। वैसे तो सविता बहुत समझदार और बहुत बुद्धिमान थी और घर के कामों में अपनी माँ की मदद भी किया करती थी, परंतु सविता सांवली थी। सविता की दोनों बड़ी बहनें उसे हमेशा ही सांवली होने का ताना दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन सविता की माँ ने अपनी बेटियों के पास आकर कहा, अरे सीमा और निधि, सविता को देखो तो जरा, वो मेरे साथ हमेशा ही घर के कामों में मदद करती है और तुम दोनों हो कि सारा दिन बैठी रहती हो, जरा कुछ काम भी कर लिया करो। माँ, सविता ठीक ही तो करती है। अरे उसे तो आपके साथ बस काम ही करना चाहिए, और वो धूप में जाकर काली तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो पहले से ही काली है। हाँ माँ, सीमा दीदी ठीक ही कहती है। यदि हमने इसकी तरह बर्तन मारने शुरू किए तो हमारे हाथ काले हो जाएंगे, और यदि धूप में जाकर पानी लाना शुरू कर दिया तो हम खुद काले हो जाएंगे। आप तो बस सविता से ही काम करवाया करो, हमसे नहीं। बेकार में हमारी रंगत पर फर्क पड़ गया तो नुकसान आप ही का होगा, जब हमारी शादी कराने में दिक्कत आएगी। ऐसा कहकर दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। तब माँ सविता से कहती है, बेटा, तुझे भी इन दोनों की बातों का बुरा लगता होगा ना? तू चिंता मत कर, तू सबसे सुंदर है और गुण में तो तू सबसे आगे है। और देखना, एक दिन इन दोनों को भी इस बात का एहसास हो जाएगा और तब ये अपनी गलती पर पछताएंगी बैठकर। हाँ माँ, मैं जानती हूँ, मैं अपनी दोनों बहनों की बातों का बुरा नहीं मानती हूँ। और माँ, वैसे भी मुझे घर के कामों में आपकी मदद करने से बहुत खुशी मिलती है, इसीलिए मैं आपके साथ काम करवाती हूँ। और ठीक ही तो कहती हैं वो दोनों, वो गोरी है, अगर धूप में जाएंगी तो काली हो जाएंगी। वैसे भी तू ही कह रही थी ना कि तुझे इन दोनों की शादी करनी है, तो माँ तुम भी इन दोनों की बातों को दिल से मत लगाया करो। और चलो अब हम काम खत्म कर लेते हैं, वरना जैसे जैसे दोपहरी बढ़ेगी काम करना मुश्किल हो जाएगा। और इस तरह सविता कभी भी अपनी दोनों बहनों की बातों पर ध्यान नहीं देती थी और हमेशा अपनी माँ के साथ कामों में लगी रहती। ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु एक दिन माधव अपना ठेला बंद करके वापस घर आ रहा था। तभी रास्ते में उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। माधव की मौत की खबर सुनकर उसकी पत्नी के सर पर दुखों का आसमान टूट पड़ता है। नहीं नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे साथ साथ 3 बेटियों की जिम्मेदारी भी आप पर है। नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? मेरी नहीं तो अपनी 3 बेटियों के बारे में तो सोचते। माँ, पिताजी जा चुके हैं
और जाने वाले कभी वापस नहीं आते, लेकिन हम तीनों है ना माँ, तुझे संभालने के लिए। तू चिंता मत कर माँ। वो सभी मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं